हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था एरेस के बारे में कि एरेस क्या होते हैं। जो एरे हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, दोज एरेज आर नोन एज सिंगल डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है उसको। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये आप एक्सेल सीट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ से आप शुरू हुए 12, 13, राइट, 14, ठीक है, 15, ठीक है, उसके बाद 16, ये वैल्यूज हो गई उसकी जो आपने स्टोर की थी एक एरे में, राइट। और इसके ऊपर जो एड्रेसेस थे, सपोज 2000 था एड्रेस, फिर उसके बाद 2004 हुआ, फिर 2008 हुआ, फिर 2012 हुआ, एंड देन 2016 हुआ। ठीक है, ये आज के आपके जो है एड्रेसेस हो गए जहाँ पे ये स्टोर है। ये आपके सिंगल डायमेंशनल एरे को स्टोर करने का तरीका था। अब टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? टू डायमेंशनल एरे जो है ना, वो कुछ विजुअलाइजेशन के लिए आप ऐसे देख सकते हो। जैसे ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपका है 1, यहाँ पर है आपका 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे नीचे आकर के आपका 4 है, फिर है आपका 5, फिर है आपका 6, ठीक है, फिर है आपका 7, फिर है आपका 8, फिर है आपका 9। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से विजुलाइज कीजिए आप चीज़ों को कि जहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स मेंटेन करना है, दैट इज नोन एज द टू डायमेंशनल एरे। सो टू डायमेंशनल एरे की जब भी हम बात करते हैं, देन यू शुड हैव इन योर माइंड कि हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे की बात करने का मतलब एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और ये मैट्रिक्स में चीजें कैसे स्टोर होती हैं, जैसे ये 3 एलिमेंट हैं। मान लो यहाँ से शुरू होते हैं हम 2000, एड्रेस 2000 था, फिर 2000 आपका हो गया, 4 हो गया, देन 2008 हो गया, राइट। तो ये जो 1, 2 एंड 3 है, ये पहली रो है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 होगी, ये रो नंबर 3 होगी। ठीक है, इन 3 रोज में, पहली रो में 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 3। ये कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कहीं पे ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रखे जाते हैं। यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस ही रखेंगे। 2000 के बाद अगला 2004 ही आया है, ऐसा नहीं कि 2000 के बाद 3000 आ गया, राइट। यानी जो इंटीजर हैं, वो 4 बाइट्स के अगले अगली जो भी बाइट आएगी 4 बाइट के बाद, उसी लोकेशन पे, उसी एड्रेस पे स्टोर है, राइट। उसके आगे या कहीं 3000 या 4000 पे जाके स्टोर नहीं हुआ है। 4 बाइट की जगह खुद ली, और 4 बाइट के आगे जो भी जगह थी उस पर नया एलिमेंट स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे रो और कॉलम की बात होती है। ये हो गया आपका कॉलम 1। ये केवल विजुअलाइजेशन के लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल विजुअलाइजेशन के लिए है। मेमोरी में ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ 2000, 2004, 2008 है और ये वाला 3000 या पता नहीं कहाँ पे होगा, ये वाला कहीं और होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी चीजें मेमोरी में, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो कुछ मैंने आपको दिखाया 2000, 2004, 2008, R1, राइट, ये सारी चीजें मेमोरी में जब स्टोर होती हैं तो कुछ यूं स्टोर होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये स्टोर कैसे होती हैं? ये आपका सपोज था 2000 पे, ये 2000, 2004, 2008 लिखा है ना, ये इसको यहाँ पे कर देते हैं हम। ये 2004, राइट, दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 2004, 2008, इस तरीके से आया, राइट। अब अगला एलिमेंट क्या था? 4, 5, 6 था। तो अगला एलिमेंट भी स्टोर कहाँ होगा? 2012 पे स्टोर होगा, देन 2016 पे स्टोर होगा, देन 2020 पे स्टोर होगा, देन 2024 पे स्टोर होगा, देन 2028 पे स्टोर होगा, देन 2032 पे स्टोर होगा। यानी ये तीन, फिर उसके बाद अगले तीन इसी अगली लाइन में आ जाएंगे कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में। फिर जहां पे ये तीन खत्म हो गए, उसके बाद फिर ये बाकी के तीन अगली जो है तीन लोकेशंस पे स्टोर होंगे और कॉन्टिजियसली ही स्टोर होंगे, राइट। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है, इस तरीके से ये रखा जाता है, राइट। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि टू डायमेंशनल एरे भले ही दिखने में, रिप्रेजेंटेशन में आपका टू डायमेंशनल जो मैट्रिक्स होता है उसकी तरह दिखता है, लेकिन उसका जो मेमोरी में अरेंजमेंट होता है, दैट इज नॉट इन सम टू डायमेंशनल मैनर, दैट इज स्टिल इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। यानी आपका शुरू कैसे होता है? यहाँ रो 1 C1, मतलब जब आप एक्सेस करेंगे तो R1 C1, ठीक है, फिर R2 C2, फिर R3 C3, फिर R4 C4, फिर आपका R5 C5 एंड सो ऑन, सॉरी, C5। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता है, राइट। यानी कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में आ जाते हैं। R1 C1, R1 C2, सॉरी, ये R1 C2 है, ये R1 C3 है, फिर उसके बाद R2 C1 है, रो, दूसरी रो और पहला कॉलम, फिर R2 C2 है, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है।
तो इस तरीके से ये स्टोर किए जाते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके लिए ईज़ी हो सकता है समझने के लिए कि आप कैसे विजुलाइज़ करेंगे टू डायमेंशनल अरे को। लेकिन जब कोई ये पूछे कि मेमोरी में क्या ये टू डायमेंशनल वे में ही स्टोर होते हैं? देन यू विल से नो। मेमोरी में पहली रो के बाद दूसरी रो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ही आती है। ठीक है? इस तरीके से आप उसको बताएँगे। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में ही इसका किया जाता है सारा काम। ठीक है? तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इसको समझा है यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। अब ये अब हम जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो टू डायमेंशनल एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे था तो हमने ऐसे लिखा इंट ए, इंट ए 5 इज इक्वल टू हमने इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब हम क्या चाह रहे हैं कि टू डायमेंशनल एरे हमारे पास हो। हम एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं 3 बाय 3 का, ठीक है? 3 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों, ठीक है? ये हुआ 3 रोज़ 3 कॉलम्स, ठीक है? इसमें भी अगर सब कुछ आप 0 से इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप 0 से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर सब कुछ 0 से इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, इस तरीके से इनिशियलाइज़ आप कर सकते हैं, राइट? अब बात आती है कि अगर हम इसको इनिशियलाइज़ करना चाहें अलग-अलग वैल्यूज़ से, कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे? तो इसको इनिशियलाइज़ करने के 2 तरीके हैं। 0 के अलावा किसी और वैल्यू से अगर अलग-अलग वैल्यू से इनिशियलाइज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हो? पहली रो इस तरीके से, एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट बनाएँगे, पहली रो में 1, 2, 3 डाला आपने, ठीक है? इसके बाद फिर कॉमा लगाया, उसके बाद आपने क्या लगाया 4, 5, 6 लिखा, ठीक है? फिर आपने क्या लिखा 7, 8, 9, ठीक है? तो ये क्या हो गया पहली रो हो गई, जिसके 3 कॉलम 1, 2, 3 हो गए, वैल्यूज़ जो हो गई। दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ठीक है? एक तरीका ये है, फर्स्ट मेथड इसको नोट कर लीजिए, एक मेथड ये है, मेथड 1। दूसरा तरीका क्या है, आप ये मत लगाइए, ठीक है? अगर आप ये नहीं भी लगाएँगे, तो भी कंपाइलर आपका समझ जाएगा कि क्या हुआ है, राइट? ये है। अगर आप ये नहीं भी लगाते हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है? A33 में जो है पहले वाले रो में 1, 2, 3 स्टोर होगा, दूसरे में 4, 5, 6 होगा, तीसरे में 7, 8, 9 होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में, वो इसी तरीके से होने की वजह से ही टू डायमेंशनल अरे को भी ऐसे ही स्टोर किया जा सकता है। अगर आप इसको कंपाइल करके देखेंगे, कोई एरर आपको नहीं मिलेगी, इट विल बी सक्सेसफुल। तो दूसरा मेथड ये हो गया, इस तरीके से आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। केवल और केवल दिखाने के लिए कि हाँ, थोड़ा-सा क्लियर हो जब हम किसी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो क्लैरिटी हो, राइट? उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। 7, 8, 9 सॉरी, ठीक है? ये चीज़ होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये 3 रोज़ हो गई, ये अलग-अलग तरीके से। तो ये रिप्रेज़ेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा लगता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है टू डायमेंशनल अरे में, ठीक है? अब बारी आती है इसको एक्सेस करने की। एक्सेस कैसे करेंगे? सपोज़ करो कि मुझे दूसरे रो में, ठीक है? यहाँ पे आते हैं वापस। दूसरे रो का ये बीच वाला एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, राइट? हमें पहले से ही पता है कि सब कुछ 0 से इंडेक्सिंग सब कुछ 0 से शुरू होती है। इंडेक्सिंग इसकी 0 से शुरू होती है, ठीक है? इसलिए हमारी जो रो होगी, ये जो रो होगी इसका नंबर क्या होगा? 0 होगा। ये जो कॉलम होगा इसका नंबर 0 होगा। ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ठीक है? यहाँ पे 0th रो होगी, यहाँ पे ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी। इसको ध्यान में रखिएगा 0, 1, 2 ये रो नंबर और कॉलम नंबर ये सारी चीज़ें अलग-अलग इस तरीके से मेंटेन की जाती हैं। तो अगर आपको पहला एलिमेंट लेना है, ये R1 लेना है, तो इट विल बी जो भी आपका ये है अरे है, इसका A00 व्हिच मीन्स A00 अगर आप करोगे, इसको मैं थोड़ा-सा वो कर देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ यहाँ पे 0, 1, 2 इसको यहाँ ले आता हूँ सो दैट क्लियर हो जाए आपको, ठीक है? ये 0, 1, 2 है, ये 0, 1, 2 है, ऊपर हटा देता हूँ सब कुछ। तो अगर आपको ये वैल्यू चाहिए सॉरी, ये उठाना था केवल। अगर आपको ये वैल्यू चाहिए 1 तो आप कहाँ जाओगे? रो 0 एंड कॉलम 0, राइट? अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? रो 0 एंड कॉलम 1। अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? रो 0 एंड कॉलम 2, ठीक है? सॉरी ये रो 0 एंड कॉलम 1, रो 0 एंड कॉलम 2 ऐसे है। रो 0 एंड कॉलम 0, ठीक है? ये यहाँ पे मिल रहा है। रो 0 एंड कॉलम 1 तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है? रो 0 ये रो 0 हो गई और कॉलम 1 हो गया। रो 0 हो गई, कॉलम 2 हो गया, राइट? तो इस तरीके से आप इसको करोगे। तो अगर हम इसको देखें तो कुछ यूँ है ये। अगर हम ए नाम लेते हैं तो ए की वैल्यू ए 0, 0 अगर हम करें तो किसको रिप्रेज़ेंट करेगा ये? ये 3 को रिप्रेज़ेंट करेगा। ये सॉरी ये 1 को रिप्रेज़ेंट करेगा।
ठीक है। ये 0 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा, A 0 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा, A 0 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और जब हम अगले पे आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये आपका जीरो थ्रो हो गई ना। अब आप अगले पे जाओगे तो क्या हो जाएगी, 4 5 6 पे जाओगे तो रो कौन सी हो गई, 1 हो गई, रो का इंडेक्स कौन हो गया, 1 हो गया। राइट, जब रो का इंडेक्स 1 हो गया तो आप अगले बार में जाओगे तो A 1 एंड 0 ऐसे करोगे तो A 1 0 क्या होगा, 4 होगा, A 1 1 क्या होगा, 5 होगा। राइट, A 1 2 क्या होगा आपका, 6 होगा। राइट, तो इसका मतलब है कि ए जो रो है उसके लिए हम 0 से 2 तक चलेंगे, 0 1 2, और कॉलम के लिए भी हम 0 1 2 ही चलेंगे। राइट, क्योंकि 3 बाई 3 का है, तो 0 1 2 इंडेक्स होंगे रो के, 0 1 2 इंडेक्स होंगे कॉलम के। इस तरीके से आप वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे कि सारी वैल्यूज क्या है, कैसे प्रिंट किया जाए। तो यहाँ पर हमें जो हमारा लूप है ना, 2 डायमेंशनल एरे के लिए आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, 2 लूप बनाने पड़ेंगे। पहला होगा इंट आई, या फिर आप ये कह सकते हो एन रो इज इक्वल टू 0, या फिर अभी छोड़ दो एन रो, दूसरा आप वैल्यू बना लो एन कॉलम। ठीक है, आपने रो और कॉलम बना लिए, आपने यहाँ पे लिखा फॉर एन रो इज इक्वल टू 0, एन रो स्मॉलर देन 3, एन एन रो प्लस प्लस। ठीक है, ये रो का इटरेशन हो गया। रो को करना है इटरेट 1 बाई 1, तो पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, 3 रो तक जाएंगे। अब हर एक रो के अंदर, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखने का मतलब है कि इस कंडीशन के लिए, पहली रो के लिए कितनी बार हमारा, या फिर किसी भी रो के लिए हमारा कॉलम कितनी बार इटरेट होगा। ये क्या है, रो, ये रो को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन एक बार जो रो आ गई, उस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम कितनी बार इटरेट करने हैं। पहली रो में रहते हुए, रो में जीरो रो में रहते हुए आपको कॉलम को 3 बार पढ़ना है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। ठीक है, तो यहां पर जब आप दोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, पहला जो फॉर लूप है बाहर वाला, उसमें आपने रो को इटरेट करना शुरू किया। पहली रो में जब आप हो, या दूसरी रो में हो, या तीसरी रो में हो, तो हर रो के लिए आपको 3 बार कॉलम को भी इटरेट करना है। इसलिए यहां पर आप क्या लिखोगे, एन कॉलम is equal to 0, n column smaller than 3, and n column प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहां पे आप क्या करोगे, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी, ठीक है, और स्लैश टी। हाँ, स्लैश टी भी कर सकते हो आप। ठीक है, स्लैश टी क्यों, क्योंकि हमें टैब के थ्रू एक लाइन पूरी जो पूरी रो है वो टैब के थ्रू दिखानी है, हर एक एलिमेंट को टैब के थ्रू अलग करके दिखाना है, नहीं तो वो सब आपस में सटे हुए दिखाई देंगे। टैब से एक टैब स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा क्या होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए, आपको कुछ नहीं देना, एन रो देना है, इस रो में आप हो, और उसके बाद आपको क्या देना है, एन कॉलम देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको रोक लीजिए। अब आप जब यहाँ पे आएंगे, ये सारी चीजें आपकी चलती चली जाएंगी। सॉरी, यहाँ पर आपको करना ये होगा, सिर्फ परसेंटाइल डी स्लैश टी देना होगा। जब आपका पूरा का पूरा एक रो प्रिंट हो जाएगी ना, स्लैश टी करके 3 बार, 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, तीनों कॉलम वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, तब आप यहाँ पे प्रिंट एफ इसको देंगे स्लैश एन। राइट, तब आप यहाँ पे स्लैश एन देंगे, तब आप अगली लाइन पे जाएंगे। पहले यहाँ पर आप समझिए क्या हो रहा है, पहली रो के लिए पहली बार में एन रो की वैल्यू 0 होगी, यानी कि पहली रो चल रही होगी। पहली रो के लिए 3 एलिमेंट्स, कॉलम 0 पे, कॉलम 1 पे, कॉलम 2 पे, इन तीनों पे जो एलिमेंट्स होंगे 1 बाई 1 इटरेट होंगे, और रो और कॉलम, जो रो है जो कॉलम है उसके बेसिस पे जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये वाली 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2। ठीक है, इस तरीके से जो वैल्यूज निकल के आएंगी, 0 0 0 1, क्योंकि ये 0 फिक्स रहेगा। जब आप इस लूप में होगे ना, जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा तब तक बाहर वाले लूप के अगले इटरेशन में नहीं जाओगे। जब तक आप ये पूरा लूप खत्म नहीं कर लेते तब तक इस लूप में, जो बाहर वाला लूप है, इस बाहर वाले लूप में आप अगले इटरेशन के लिए नहीं जाओगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो लूप की भी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आप लेते चलिए। ठीक है, और इसीलिए जो है एरे के साथ मैंने लूप्स को लेने की अब कोशिश की, क्योंकि विदाउट इसके अब आपको कॉम्प्लिकेसी समझ में नहीं आएगी कि कितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। जब भी आप नए प्रोग्रामर होते हो तो इन चीजों में फंसते ज्यादा हो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये स्लैश परसेंटाइल डी स्लैश टी, ने इसको चला के देखा और पहली रो, ये तीनों एलिमेंट्स जब ये 3 बार चलेगा तो तीनों एलिमेंट्स पहली रो के 1 2 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद स्लैश एन अगली लाइन पे जाएगा, फिर अगले रो पे चला जाएगा और फिर अगले रो के तीनों कॉलम्स के लिए यही काम करेगा और फिर अगले 3 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। ठीक है, आप इसको चला के देखो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ये। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको चला के देखें, इसको बार-बार देखें वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा, इतना कठिन है नहीं। इतना मुश्किल नहीं है, समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए गए हैं, वो कई बार इतने डिटेल में आपको बताए नहीं जाते। इस वजह से क्या होता है कि आप सिर्फ रट लेते हो कि हाँ, यहाँ-यहाँ ऐसे-ऐसे होगा। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मेमोरी में कैसे एलोकेशन होती है और किस तरीके से वैल्यूज़ इसकी एक्सेस की जाती हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करा सकते हो। लेकिन एक्सेप्ट कराने से पहले एक छोटा-सा काम और हम देखते हैं, छोटे-छोटे एक्सरसाइज़ करके देखते हैं। जो ट्रिक्स होती हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन्स होते हैं, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करते हैं, उसको देखते हैं ज़रा। सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर प्रिंटफ स्लैश एन और मैं यहाँ पर डाल दूँ परसेंटाइल डी। ये 2 डायमेंशनल एरे है। इसको एक्सेस करने का तरीका है, रो और कॉलम दोनों सबस्क्रिप्ट देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ रो दूँ तो क्या होगा? A0 दे दूँ सपोज़, केवल A0 तो क्या प्रिंट होगा? ठीक है? यहाँ पर देखते हैं क्या प्रिंट होगा। आप ये देख सकते हैं बहुत अजीब-सी वैल्यू प्रिंट हुई है, राइट? A0 में अजीब-सी वैल्यू क्यों प्रिंट हुई है? क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं दे सकते, राइट? इसको नहीं पता कि A0 एक जो है ये एक दूसरे एरे का वो है, बेस एड्रेस हो गया। जो एक एक तो एरे ये हो गया, ये एरे है, इस एरे का बेस एड्रेस A0 से रिप्रेजेंट होगा, इस एरे का बेस एड्रेस A1 से रिप्रेजेंट होगा, इस तीसरे एरे का बेस एड्रेस A2 से रिप्रेजेंट होगा, राइट? अब ये जो बेस एड्रेसेस हैं, इनको ऐसे तो आप प्रिंट करा नहीं सकते। अगर आपने इसको A0 किया है, तो अब जो वैल्यू होगी जो बेस एड्रेस की, वो ऐसे प्रिंट तो होगी नहीं, राइट? इस वजह से ये बड़ी अजीब-सी वैल्यू आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यही एड्रेस आप लगा दें, ये पॉइंटर में आप पढ़ेंगे, एड्रेस आप स्कैनफ में लगाते हैं ना, वो बेसिकली एड्रेस पे जाता है। जिस एड्रेस पे जाकर के वैल्यू स्टोर करनी है या जो एड्रेस है उसको प्रिंट कराना है, तो भी आप एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑपरेटर का। जैसे मुझे पता करना है कि मेरे जो पहला एलिमेंट है, ठीक है? यानी जो मेरा एरे का जो बेस एड्रेस है, ठीक है? वो क्या है, राइट? अगर आपको एरे का बेस एड्रेस प्रिंट करना है, राइट? अगर जैसे कि जहाँ पे शुरू हो रहा है, राइट? ये बेस एड्रेस है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये बेस एड्रेस है 2000 एग्ज़ाम्पल के लिए। अगर आपको सिर्फ बेस एड्रेस प्रिंट करना है, तो आप ये एड्रेस हटा दीजिए और ऐसे करके ये लिख दीजिए। तो परसेंटाइल डी लिखते ही ये यहाँ पर आपको क्या करेगा, एक वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है? ये आपकी एड्रेस में मेमोरी लोकेशन है, जहाँ पे आपका ये ए स्टोर हुआ है, राइट? आप ये ध्यान रखिए कि जब भी एरे का एड्रेस आप प्रिंट कराएँ, जहाँ पे वैल्यू स्टोर है, तो उस समय परसेंटाइल डी यूज़ ना करें, परसेंटाइल यू यूज़ करें अनसाइन्ड, राइट? परसेंटाइल डी यूज़ करने पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो जाते हैं, जबकि एड्रेस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। इसलिए परसेंटाइल यू जब यूज़ करेंगे, तो अनसाइन्ड नंबर के फॉर्म में ये दिखाई देगा आपको और ये है वो वैल्यू जहाँ पर कि ये स्टोर है, राइट? अदरवाइज़ क्या होगा कि लिमिट रेंज पार करते ही जो वैल्यू होती है, वो बदल जाएगी। अब दोबारा इसको चला के देखिए, इस बार किसी और एड्रेस पे मिलेगा ये, राइट? हर बार ये नए एड्रेस पे मिलेगा, लेकिन परसेंटाइल यू इज़ द राइट वे टू प्रिंट द एड्रेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरे के केस में, केवल एरे के केस में, एरे का नाम क्या बताता है? बेस एड्रेस को, मेमोरी में उस एड्रेस को बताता है जहां पर ये एरे स्टोर होना शुरू हुआ है, राइट? अब आपको ये देखना है कि ये जो बेस एड्रेस है, इसका जो पहला एलिमेंट है, उसका एड्रेस क्या है, राइट? अब उसका भी एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? वही होगा जो कि बेस एड्रेस होगा, क्योंकि बेस एड्रेस पे ही स्टोर हुआ है, तो उसको ही प्रिंट करके देखते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, इस चीज को प्रूफ करने के लिए, द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज परसेंटाइल यू, और अगली लाइन में लिखेंगे प्रिंटफ स्लैश एन, द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज परसेंटाइल यू, एंड देन यहाँ पे आप डाल सकते हैं एड्रेस ऑफ ए जीरो, राइट? आपने जो ये लिखा एड्रेस ऑफ ए जीरो, यानी पहले एलिमेंट का मेरे को एड्रेस बताओ, राइट? तो उसका मतलब क्या हो गया? पहले एलिमेंट का एड्रेस जब आपने पूछा, एड्रेस ऑफ A0, राइट? तो ये पहले एलिमेंट का एड्रेस और ये जो आपका एरे है, इन दोनों का एड्रेस क्या होगा? सेम होगा। भाई उसी जगह पे तो स्टोर होता है पहला एलिमेंट, जो बेस एड्रेस है। इसलिए आपको एड्रेस ऑफ A0 और ए ये दोनों सेम आने चाहिए। तो आइए देखते हैं दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है? आप ये देख सकते हैं 1548, आप ये नंबर मिलाइए और ये नंबर मिलाइए, दोनों सेम आ गए, राइट?
तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि ये मेमोरी में जो स्टोर होती है, जिस एड्रेस पे स्टोर होती है वैल्यू, वो किस तरीके से स्टोर होती है और किस तरीके से उस एड्रेस को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है? तो ये आपका क्या है? आपका ये बेस एड्रेस हो गया और ये आपके एड्रेस ए ऑफ ए जीरो हो गया। तो ये आपके पहले एरे को दिखाता है। एरे जो पहला रो है ना, उसकी एड्रेस को दिखाता है। ये आपका पहला रो है ना, इसकी एड्रेस को दिखाएगा। अगर आपको चाहिए कि आप अगले रो की एड्रेस को प्रिंट प्रिंट करें, तो आप क्या प्रिंट करेंगे? एड्रेस ऑफ वन प्रिंट करेंगे। ठीक है? यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द एड्रेस कर दीजिए। द एड्रेस इज, आप चाह क्या रहे हो? आप चाह ये रहे हो कि जो दूसरा रो है, उस रो की बेस एड्रेस प्रिंट हो। कहाँ से वो दूसरी रो शुरू हो रही है? तो दूसरी रो आपकी शुरू हो रही है यहाँ से, 3872388852। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ऊपर जो मैंने लिखा था ना, उसको भी बेस एड्रेस को ही प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है? प्रिंट एफ स्लैश एन द बेस एड्रेस। ठीक है? परसेंटाइल यू, एंड देन उसके बाद कॉमा लगाया, एंड देन एड ए प्रिंट कर दिया। राइट? तो जो ए की एड्रेस आएगी ना, जो भी ए का एड्रेस आएगा, जो भी बेस एड्रेस है, राइट, यहाँ पर सिर्फ ए लिखने से काम क्यों चल जा रहा है? क्योंकि जो एरे का नाम है इट सेल्फ इज अ बेस एड्रेस, वो अपने आप में एक पॉइंटर होता है, इसलिए अपने आप में वो एड्रेस को बता रहा होता है, इसलिए आपको एड्रेस ऑफ ए लगाने की जरूरत नहीं है। लगा भी दोगे तो भी सही देगा। ठीक है? लेकिन बिना उसके भी काम चल जाएगा। अब आप आते हैं यहाँ पे ए वन, यानी कि अगले रो की। जब आप ए वन की बात करते हैं ना, तो अगले रो की बात करते हैं, आप यहाँ पे इसकी बात नहीं करते। आप ध्यान दीजिएगा कि एड्रेस ऑफ ए वन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एलिमेंट पे आ जाएं। ये टू डायमेंशनल एरे है, इसलिए जब भी आप एक सबस्क्रिप्ट की बात करेंगे या एक सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? वो केवल और केवल रो को बता रही होगी। यानी एड्रेस ऑफ ए वन करने पे क्या होगा? आपकी रो की बात हो रही होगी। तो अब आप जाओगे फर्स्ट रो पे, यानी इस रो पे आओगे, ये वाले पे आओगे, राइट? इसलिए अब इसका एड्रेस प्रिंट होगा। तो आपको इस एड्रेस में, बेस एड्रेस में और इस वाले एड्रेस में कितने का डिफरेंस मिलेगा? स्केल फैक्टर आपने पिछले वीडियो में देखा है। स्केल फैक्टर के हिसाब से 4, फिर 8, फिर उसके बाद 12, यानी 12 का डिफरेंस आना चाहिए बेस एड्रेस में और इसके एड्रेस में। गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को देखना चाह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अब आप देखिए, लास्ट में 12 है, यहाँ पे लास्ट में 24 है, बाकी चीजें सेम है। तो आप देख सकते हैं 12 का डिफरेंस है। आप समझ गए कि स्केल फैक्टर के बेसिस पे ये कैसे वहां आगे तक पहुंचा, राइट? इस तरीके से ये काम किए जाते हैं, इस तरीके से ये पता चलता है कि हाँ, कहाँ पे आप हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप ये चाहें कि सपोज रेदर देन ये आप यहाँ पर ए वन प्रिंट करें, राइट, तो क्या होगा? द बेस एड्रेस, अब ये भी एड्रेस ही दिखाएगा, राइट? बेस एड्रेस ए वन किसका? बेस एड्रेस ऑफ रो, सेकेंड रो। ठीक है? सेकेंड रो, सेकेंड रो यानी जो कि ये है, 4 5 और 6 जहां पे है। ठीक है? तो ये आपको, लेकिन इंडेक्सिंग क्या होगी? वन से दिखाई देगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग वन यहाँ पे नहीं ले जा रही है, यहाँ पे इंडेक्सिंग वन आपको अगली रो पे ले जा रही है, राइट? अंतर समझिएगा। जब आप सिंगल डायमेंशनल एरे में होते हैं, तो एक के आगे जब आप बढ़ाते जाते हैं, तो वो एलिमेंट बाय एलिमेंट आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप टू डायमेंशनल एरे में हैं, तो आप, अगर आप सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि रो के लिए यूज हुआ है, तो आप रो बाय रो आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अगली लाइन में इसको प्रिंट करते हैं, इस चीज को, एड्रेस ऑफ ए वन, सो दैट आपको दोनों में क्लैरिटी हो जाए कि दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है? ऊपर वाले में जो वैल्यू आएगी वही नीचे वाले में आएगी, राइट? तो एड्रेस ऑफ ए वन और ए वन, अच्छा यहाँ पर ए वन लिखा, तो ये ए वन क्या हो गया? ये बेस एड्रेस हो गया इसका, इसका बेस एड्रेस हो गया, इसलिए यहाँ पर भी मुझे एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैंने एड्रेस ऑफ ए वन लगा दिया, तो भी सेम वैल्यू आएगी, राइट? तो इस चीज को समझिए कि बेस एड्रेस किसी भी एरे के लिए हमेशा टू डायमेंशनल एरे को भी एक सिंगल डायमेंशनल एरे में तोड़ कर ही देखें। ठीक है? टू डायमेंशनल एरे को भी तीन छोटे छोटे जो जितने भी उसमें रो हैं, उन सभी रोज को आप छोटा छोटा एक सिंगल डायमेंशनल एरे समझिए। जब आप हर एक रो को, जैसे पहली रो को एक सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह देख पा रहे हैं, दूसरी रो को भी सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह देख पा रहे हैं, तीसरी रो को भी सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह ही आप देख पा रहे हैं। तो जब आप तीन रोज को तीन अलग अलग सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह देख पा रहे हैं, तो जो बेस एड्रेस होगा, जैसे ये रो जीरो है, ये रो वन है, ये रो टू है, तो ये रो जीरो क्या होगा? जैसे यहाँ पे ए जीरो लिखा है, तो वो क्या हो गया? ये ए वन लिखा है, तो क्या हो गया? ये पहले वाले का बेस एड्रेस हो गया। मैं ए टू लिखूं, तो दूसरे वाले का बेस एड्रेस हो गया, राइट? और यहाँ पे तीसरे वाले का, सॉरी, इस वाले का बेस एड्रेस हो गया। तो अगर आप ये चला के देखें,
तो आपको दिखाई देगा ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू में। देखो ये 72, यहाँ पे 60 और 72 का डिफरेंस है। नीचे वाली वैल्यू किस चीज की है? नीचे वाली वैल्यू थी आपकी इस वाले एरे की, और ऊपर वाले को जो प्रिंट किया है मैंने, इस वाले का एड्रेस प्रिंट किया है, तो 12 का डिफरेंस आएगा ही आएगा, राइट? क्योंकि 3 एलिमेंट है और 4-4 बाइट्स की जगह लेते हैं, तो स्केल फैक्टर के हिसाब से एक रो से दूसरे रो के बीच जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 12 बाइट्स की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझे? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्केल फैक्टर क्या है यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे का, विथ रिस्पेक्ट टू रोज, क्या स्केल फैक्टर है? रोज के रिस्पेक्ट में, एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में नहीं, रोज के रिस्पेक्ट में क्या स्केल फैक्टर है? तो आप बता पाएंगे कि स्केल फैक्टर 12 है, राइट? तो ये चीज है इसकी। जैसे आपने यहाँ पे A1 लिखा, A0 लिखा, ये A0 लिखा, और यहाँ पे आपने A1 लिखा, राइट? और अगली लाइन पे आपने क्या किया? द printf द एड्रेस ऑफ थर्ड रो इज परसेंट एड्रेस ऑफ सेकेंड रो, एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई। ये तीनों को प्रिंट, सॉरी, बंद करिए ये नीचे वाला, अब टू करिए। ये तीनों को आप प्रिंट करके देखिए, आपको दिखाई देगा 64 से 76 कितना आया? 12 का डिफरेंस। 76 से 88 कितना आया? 12 का डिफरेंस। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर रो के रिस्पेक्ट में कितना है? इस एरे का 12 है। अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट होते एक रो में, राइट, एक रो में 4 एलिमेंट होते, 4 कॉलम्स होते एक रो के लिए, तो स्केल फैक्टर क्या हो जाता? 4 × 4 16 बाइट्स का हो जाता। तो ये होता है आपका इसका स्केल फैक्टर, आपके टू डायमेंशनल एरे का स्केल फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रोज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक चीज और प्रिंट करने की कोशिश कीजिए। रेदर देन दीज वी आर ट्राइंग टू प्रिंट समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पर A0, ए प्लस, जैसे अगर आप A+1 करते हैं, राइट? ठीक है, A+1 करते हैं। A+1 का मतलब क्या होता है? A+1 का मतलब होता है A1। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, A+1 का मतलब है A1। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, दोनों बातें सेम है। टू डायमेंशनल एरे में ध्यान रखिएगा, अगर आप A+1 लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, A1 लिख रहे हैं, दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ये एड्रेस ही प्रिंट होगा, इसका एड्रेस ही प्रिंट होगा। प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं और दोनों को प्रिंट करा के देख सकते हैं, और दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पे आपने क्या किया? A1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक और है, एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, एड्रेस ऑफ A1, राइट? तो तीनों तरीके से वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, राइट? द एडर नहीं लिख देते हैं, आप तो समझ ही रहे होंगे कि क्या है, तो मी जस्ट रिमूव इट। द एडर, 3 दे दिए और तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, दैट इज द फंडा। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 72 72 72, राइट? तो ये आप समझ गए होंगे कि A1 का मतलब क्या है? A+1, राइट? इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं टू डायमेंशनल एरे केस में। बाकी अभी जब तक पॉइंटर आप नहीं पढ़ते तब तक और कोई एक्सपेरिमेंट इसके साथ मत कीजिएगा। आप इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिए, पॉइंटर्स और एरेज ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होते हैं। इस वजह से जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसके आगे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसमें ज़्यादा मत घुसिएगा, क्योंकि आगे उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। यहाँ पर A+1 आपने जब किया तो स्केल फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे स्केल फैक्टर आपका 12 होगा, राइट? स्केल फैक्टर 12 होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, विद इन दी एरेज, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं इसको A0 और यहाँ पे 1 लिखूं, राइट, और इस A0+1 इस वाले में इसमें जो कुछ है इस पूरे के पूरे को एड्रेस ले लेता हूं मैं। ठीक है, पूरे का एड्रेस ले लिया मैंने। ठीक है, फिर इसमें क्या किया? +1 किया, राइट, और इसको पूरे को मैंने बंद कर दिया, सॉरी, ये चीज। तो ये क्या बताएगा? ये एड्रेस 01, ठीक है, 01 का मतलब यहाँ पे आप किस में घुस रहे हो? अब A01 का मतलब आप अब आप कॉलम में घुस रहे हो। जब आप दोनों चीजें देते हो, रो और कॉलम दोनों देते हो, तो अब आप एक पर्टिकुलर इसके अंदर घुस जाते हो।
अब स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 रह जाएगा। जब आप उसके अंदर घुसते हो, एक रो के अंदर घुस जाते हो, उसमें काम करना शुरू कर देते हो, तो स्केल फैक्टर वापस क्या हो जाएगा? इंटिजर, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर अगर आप इसके वैल्यू को प्रिंट करें, ऊपर एक बार प्रिंट कर लेते हैं। आप बेस एड्रेस प्रिंट कर लीजिए, A0, सपोज़ हाँ, A01 प्रिंट कर लीजिए, एड्रेस ऑफ A01 प्रिंट कर लीजिए। ठीक है? आपने एड्रेस ऑफ A01 यानी ज़ीरोथ रो और फर्स्ट कॉलम यानी 2 की वैल्यू, जहाँ पे 2 स्टोर है ना, उसका हम एड्रेस निकाल रहे हैं। तो उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे और उसके बाद ठीक अगला एलिमेंट जो होगा, उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे, +1 कर देंगे, राइट? तो +1 मीन्स यहाँ पे जब अगले एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो क्या एड्रेस आएगा? तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा एड्रेस का, वो कितना होना चाहिए? केवल 4 बाइट्स का होना चाहिए। तो वही हम देखना चाहते हैं। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ 16 है, यहाँ 20 है, यानी 4 बाइट्स का डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब आप रो और कॉलम दोनों दे रहे हो, इसलिए अब आप एक पर्टिकुलर एरे के अंदर घुस चुके हो। इस सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर घुस चुके हो। टू डायमेंशनल एरे कुछ और नहीं है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिंगल डायमेंशनल एरेज ही है। ठीक है? तो जब आप रो और कॉलम दोनों देते हो, तब आप इसके अंदर घुस जाते हो, एक पर्टिकुलर सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर। लेकिन जब आप केवल और केवल रो देते हो, तो आप इस पे काम करते हो। ठीक है? जब आप रो की इंडेक्सिंग दोगे, केवल और केवल एक इंडेक्स दोगे रो का, तो आप इस पे काम करते हो एज़ अ यूनिट, पूरे के पूरे पे, पूरे के पूरे पे। इसलिए स्केल फैक्टर क्या हो जाता है? 12 हो जाता था। लेकिन जब आप अंदर घुस गए और तब उसके बाद आपने +1 +2 शुरू किया, तो उस केस में स्केल फैक्टर कितना रह जाएगा? डेटा टाइप के अकॉर्डिंग रह जाएगा, 4 बाइट, 8 बाइट ऐसे रह जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटी हो रही होगी। इतना बहुत है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। इसको बार-बार देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि इतनी चीज़ें एक साथ 2 डायमेंशनल अरे के लिए एक बार में कवर नहीं की जाती। मैंने कवर की हैं, आप इसको बार-बार देखिए, बार-बार दोहराइए कि क्या है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन दैट, राइट? आगे चल के पॉइंटर्स तक वेट कीजिए, उसके बाद पॉइंटर्स के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। क्लियर तो हालाँकि आपको अभी ही हो गई होंगी बहुत सी चीज़ें, बट द थिंग इज़ कि जब पॉइंटर्स पे आप आओगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी। ठीक है? तो इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज़ेज़ देखेंगे, वन डायमेंशनल अरे से रिलेटेड, राइट? ठीक है? तो जैसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना, या फिर कोई भी नंबर फाइंड आउट करना, कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे, सिंगल डायमेंशनल अरे में। उसके बाद 2 डायमेंशनल अरेज़ पे भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हैव अ नाइस डे।